गुड मॉर्निंग स्वदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। अगले एक आधे घंटे में हम बात करेंगे कि आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इसके अलावा नतीजों के दम पर और खबरों के दम पर एक्शन किन स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। कल हमने देखा था कि काफ़ी दिनों का उतार चढ़ाव, लगभग 4 दिनों के उतार चढ़ाव गिरावट पर ब्रेक लगा और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने ही पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली, हरे निशान में बंद हुए। हालांकि निफ्टी 61,000 तक गया, लेकिन उसके बाद 60,000 के आसपास ही क्लोजिंग दी। वहीं सेंसेक्स में भी 145 अंकों की तेजी देखने को मिली। तो क्या ये मजबूती आज भी बरकरार रहेगी और आज किस तरह के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे देखना, इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एक बार एशियन मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं उस पर एक बार चेक कर लेते हैं। अगर एशियन मार्केट्स की बात करें तो मजबूत शुरुआत ही देखने को मिल रही है एशियन बाजारों की तरफ से। एसजीएक्स निफ्टी देखिए इस वक्त करीब 38 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी, तो हरे निशान में ही है। और इसके अलावा निक्केई में भी मजबूती के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो शंघाई और हैंगसेंग अब लाल निशान में आ चुके हैं। तो मिली जुली शुरुआत एशियन मार्केट की तरफ से देखने को मिल रही है। और किस तरह के संकेत हैं और आज के लिए क्यूज क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लेते हैं। और मेरे साथ प्रियंका जुड़ चुकी हैं ग्लोबल मार्केट के संकेत के साथ। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग पूजा। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे भी अर्निंग्स का ही बड़ा ट्रिगर है। कल वहाँ पर अर्निंग्स कुछ बड़ी कंपनियों के नतीजे आए थे और इनफैक्ट आज मंगलवार को वहाँ पर टेक कंपनियों के भी नतीजे आने हैं। हालांकि अभी एक थोड़ी देर पहले मैं एक एस्टिमेट देख रही थी जहाँ पर फेसबुक की तरफ से थोड़ी सी निराशा आ सकती है, लेकिन अगर आप इंडेक्स के हिसाब से बात करें तो कल डाउ और S&P दोनों के दोनों रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। आप अगर बात करें नैस्डैक, वहाँ लगभग 130 अंकों का उछाल देखने को मिला। बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के आज रिजल्ट आने वहाँ, यानी कल हम उसका रिएक्शन देखेंगे। और साथ ही डाउ में भी आप देखें तो वहाँ पे भी 60 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। तो अभी भी वहाँ पर भी अर्निंग का ट्रिगर बड़ा है पूजा। वहाँ पे भी अर्निंग बेसिस पर ही रिएक्शंस और फ्यूचर्स में भी उसी तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इसी से ट्रिगर लेते हुए हमारे यहाँ पर, जैसे कि आपने भी बताया कि कल एक पॉजिटिव क्लोज के साथ हम गए। आज हमारे यहाँ पे भी बड़ी अर्निंग्स है। 2 बड़े बैंक्स के नतीजे आने हैं, देखना होगा कि आज किस तरह की वहाँ से दिशा मिलती है। बाकी अगर दूसरी मार्केट्स की बात करें तो निक्केई में मजबूती दिख रही है, लगभग 2% की मजबूती देखने को मिल रही है। देखिए, ब्रेंट क्रूड अब भी 7 साल की ऊंचाई पर ही है, सिर्फ थोड़ी बहुत उसमें हल्का दबाव कल देखने को मिला, $86 के नीचे है, लेकिन अभी भी हम अनकंफर्टेबल लेवल्स पर हैं। और ऐसे ही यूएस डॉलर इंडेक्स की भी आप बात करें तो अभी वो 93 के ऊपर ही है। थोड़ी बहुत वहां पर भी हल्की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन वहां पर भी एक सर्ज्ड लेवल ही है यूएस डॉलर इंडेक्स का। क्रिप्टो करेंसी की आप बात करें, बिटकॉइन में थोड़ी सी वहां मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो अभी आप सेटअप देख रहे हैं वो अर्निंग्स का ही ट्रिगर होगा, डोमेस्टिक फ्रंट पर भी और यूएस मार्केट से भी। पूजा, बिल्कुल। तो सेटअप जो है उनके लिहाज से आज भारतीय बाजार और ग्लोबल मार्केट में भी रिएक्शन देखने को मिला और उसी पर भारतीय बाजार भी रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ग्लोबल मार्केट में भी देखिए जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उन्हीं का असर दिख रहा है। नैस्डैक में 136 अंकों का उछाल देखने को मिला और निक्केई के बाजार भी इस वक्त मजबूती के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एफआईएस और डीआईएस की तरफ से किस तरह के संकेत है एक बार वो भी देख लेते हैं। एफआईएस की तरफ से लगातार बिकवाली हो रही है और कैश मार्केट में कल वो भारी बिकवाली करके गए। करीब 2400 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली कल कैश मार्केट में की है एफआईएस ने। घरेलू निवेशकों ने कैश मार्केट में खरीदारी की है और आंकड़ा जो है ये 2390 करोड़ का था। वहीं इंडेक्स फ्यूचर में भी एफआईएस बिकवाली ही करके गए हैं, 860 करोड़ की बिकवाली। तो एफआईएस की तरफ से जो बिकवाली का ट्रेंड है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और करीब 10,000 करोड़ तक की बिकवाली अब तक कर चुके हैं एफआईएस इन 5-6 दिनों में। लेकिन इन तमाम क्यूज को देखते हुए आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं और हमारे साथ इक्विटी 99 के राहुल शर्मा जुड़ चुके हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो ठीक ठाक ही है, लेकिन एफआईएस का जो आंकड़ा है ये कितना कंसर्निंग होगा बाजार के लिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे?
गुड मॉर्निंग पूजा। सी डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं एफआईआईज और डीआईज के लिए डेफिनेटली यहाँ पे बिकवाली काफी जोर से देखी गई है और इसी सेम समय पे हम देख रहे हैं कि डीआईएस की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है। ऑल्दो जिस तरीके से हमने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हुए देखा है वहाँ उन संकेतों से लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर एक अच्छा बेस फॉर्म हो रहा है, क्योंकि जितनी भी बिकवाली हमने अभी तक पिछले 2-3 सेशंस में देखी है वहां पे हमने नोटिस किया है कि करीबन 17,950 या फिर 18,000 के जो लेवल्स हैं ये काफी अच्छा सपोर्ट की तरह मार्केट के लिए काम कर रहे हैं। सो अगर आप लेवल्स अगर देखेंगे निफ्टी के अंदर तो मुझे लगता है कि सबसे पहले 18,050 का जो लेवल है वो सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट बना हुआ है निफ्टी के लिए। अगर वो ब्रीच होता है तो नीचे की ओर मुझे लगता है कि 17,950 और 17,900 के लेवल्स सपोर्ट की तरह काम करेंगे, जहां से मुझे लगता है कि बाउंस बैक आना चाहिए मार्केट के अंदर। अगर ये लेवल्स भी अगर ब्रीच होते हैं तो काफी गिरावट इस निफ्टी के अंदर बढ़ सकती है। सिमिलरली अपसाइड में देखेंगे तो 18,250 सबसे पहला एक हर्डल पॉइंट है, यानी कि रेजिस्टेंस है। अगर वो हम ब्रेक करते हैं अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में तो मुझे लगता है कि 18,350 और 18,400 के लेवल्स निफ्टी में देखे जा सकते हैं। बैंक निफ्टी की दूसरी तरफ बात करें, जिसने बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए जारी मदद कर रहा है मार्केट को सस्टेन करने के लिए। और आज आने वाले दिन में एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के भी रिजल्ट्स हैं। आईसीआईसीआई के रिजल्ट्स बहुत शानदार रहे थे। मुझे लग रहा है कि बैंक की तरफ से ये सपोर्ट आगे बना रहेगा। 41,350 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह अभी दिख रहा है मुझे, जो इमीडिएट बेसिस पे है। अगर हम उसको क्रॉस करते हैं तो ऊपर की ओर 41,600 और 41,800 जो कल के हाईस थे उन लेवल्स को दोबारा टेस्ट करने के लिए आज ट्राई करेगा बैंक निफ्टी। और नीचे की ओर मुझे लगता है 41,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच होता है तो नीचे की ओर 40,700 के लेवल्स पे दूसरा सपोर्ट पॉइंट बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। ओके, तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको दे दी गई है। बैंक निफ्टी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। धीरे धीरे दिग्गज बैंकों के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं, तो आने वाले समय में वो ड्राइव कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। ये राय आपको दे दी गई है। इसके अलावा राहुल, आज के लिए किन शेयरों पर ट्रेड करें? देखिए पूजा, मैं टेक्निकल बेस पे जो मेरे को यहाँ से, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बिल्कुल जारी है और कुछ कुछ क्षेत्र जो कि अच्छे टेक्निकल ब्रेकआउट पे चल रहे हैं, जहाँ पे अभी भी वैल्यूएशंस अच्छी चल रही हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पे सभी सेक्टर्स में से कुछ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला मेरा सिलेक्शन रहेगा एमआरपीएल। एमआरपीएल जिसकी हमें लास्ट क्लोजिंग मिली थी करीबन 55 रुपीज 35 पैसे पे। बहुत ही शानदार इसके लिए दिन रहा था, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके चार्ट्स को तो 1 अक्टूबर को एक गैप अप ओपनिंग के साथ में बहुत अच्छे गैप अप ओपनिंग के साथ में खड़ा हुआ था और वहां से फिर थोड़ा सा वॉलेटाइल दिखते हुए इसने साइडवेज थोड़ा सा ट्रेड किया है। और वीकली अगर आप अब देखेंगे तो वीकली और डेली चार्ट्स पे स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा एक बड़ी व्हाइट कैंडल फॉर्म करी है, जिसने कि अपने प्रीवियस जितने भी हाइस थे उसको डिसाइसिवली क्रॉस किया है और एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, जिसमें वॉल्यूम्स भी बहुत शानदार तरीके से आ रहे हैं और एमएससीडी और आरएसआई भी दोनों के दोनों काफी बुलिश सिग्नल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से करीबन 65 रुपीज के पोटेंशियल के साथ में एमआरपीएल को ट्रेड किया जा सकता है, जिसमें कि जो सबसे पहले एक छोटा सा हर्डल पॉइंट है जो कि 57 रुपीज 50 पैसे का। इसको हम जैसे ही क्रॉस करते हैं तो काफी अच्छी तेजी से ऊपर हमें एमआरपीएल जाता हुआ देखिएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाएंगे हम 50 रुपीज का। सेकेंड सिलेक्शन है सिटी यूनियन बैंक। देखिए सितंबर मंथ के बाद से ही स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। लगातार हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहे हैं और अभी एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हमें 28 जून 2021 के बाद से लेके अभी तक बनता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, बैंक्स अभी एक्शन में चल रहे हैं। मुझे लगता है कि 187 रुपीज का एक हर्डल पॉइंट है। अगर उसको हम क्रॉस करते हैं तो 200 रुपए के लेवल्स सिटी यूनियन बैंक में अचीव करे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई ट्रेड बना रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 165 का रखना जरूरी हो जाएगा। तो पूजा बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो एमआरपीएल और सिटी यूनियन बैंक आज के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए इन दोनों ही शेयरों में।
अब बात करते हैं खबरों और नतीजों की, और सबसे पहले अब नतीजों की बात कर लेते हैं। और शरद मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। शरद, काफ़ी सारे नंबर्स आ रहे हैं अब एक एक करके। पहले तो जो टेक महिंद्रा के रिजल्ट आए हैं बाजार बंद होने के बाद, उसके बारे में बताइए, वहाँ नतीजे कैसे रहे? टेक महिंद्रा के जो नतीजे थे वो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे। थोड़ी सी एक स्लाइड पॉजिटिव सरप्राइज भी देखने मिली। अगर डॉलर रेवेन्यू देखे तो ऑलमोस्ट लगभग 6% भागा, लेकिन प्रॉफिट पे जो है थोड़ी सी दबाव थी, ऑलमोस्ट 1.1%, लेकिन वो मोर और लेस एक्सपेक्टेशंस के रेंज में आया था। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आईटी के एट्रिशन रेट्स जो है बढ़ गई है कंपनी की, ऑलमोस्ट 17% से बढ़ के 21% हो गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो वो एक पोर्शन रहेगा। और ओवरऑल देखा तो पूरे आईटी इंडस्ट्री में ही डबल डिजिट टीन का जो एट्रिशन रेट्स है वो देखने मिला था, और कुछ कुछ कंपनीज के 20% भी हुए थे। तो ये आपका पांचवा और आखिरी बड़ा आईटी कंपनी था, और ओवरऑल आपके आईटी रिजल्ट्स ओवर हो गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन हुआ है जिसमें इन्फोस्टार एलएलसी की जो लंदन की यूनिट है उन्होंने कंपनी ने खरीदी है लगभग $10.5 करोड़ में। तो एक बड़ी एक्विजिशन है, और इसके क्या बेनिफिट्स और प्ले आउट होते हैं डील्स की, उसके हम लोग जो है बाद में जो है ओवरऑल उस पर रिसर्च करके आपको बताएंगे। और एफएनओ स्पेस में भी 2 नतीजे आए थे। तो एचडीएफसी एएमसी के जो नंबर आए थे वो थोड़े इनलाइन थे। लगभग आपका जो एनआईआई है, मुनाफा है 2% भागा था, और जो आय है उसमें 19% का बढ़ोतरी देखने मिला था। और उसके अलावा इंडस टावर्स भी फोकस में रहेगा। लगभग इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, लेकिन थोड़ी सी पॉजिटिव सरप्राइज देखने मिली। याद रखिए जो टेलीकॉम कंपनीज है वो अभी कैपेक्स में जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि जो टावर्स बनाती इंडस टावर्स, उनके जो बिजनेस है, कैपेसिटी एडिशंस है, टावर एडिशंस है, टेनेंसी नंबर्स हैं, इनमें एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और इनके जो मुनाफे में हम लोग ने 10% का ग्रोथ देखा, और एबिटा में लगभग 3% का ग्रोथ देखा। तो लगभग जो है पॉजिटिव, माइल्ड पॉजिटिव नंबर्स हम कह सकते हैं। अब आते हैं कैश के स्टॉक्स के। तो कैश के स्टॉक्स में हमने एनालाइज किया, और मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स है जो उसमें हम लोग बताएंगे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन कौन से। तो द्वारिकेश शुगर जो है सबसे पहले हमारे फोकस में रहेगा। रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट 21% बढ़ गया है। सबसे पहला शुगर कंपनी है जो रिजल्ट्स ला रहे हैं, तो ये टोन सेट कर सकता है शुगर इंडस्ट्रीज़ का, और ओवरऑल लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। होम फर्स्ट फाइनेंस भी रहेगा फोकस में। नेट इंटरेस्ट इनकम में ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ देखने मिला है। वर्धमान स्पेशल स्टील्स, इसमें भी 36% का अपटिक है, और पैट तो ऑलमोस्ट 170% ऊपर हो गया है। ओरिएंट सीमेंट जो है एक थोड़ा सरप्राइज रिजल्ट दिया है, क्योंकि जनरली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीमेंट कंपनीज में हायर कॉस्ट प्रेशर के कारण जो है बॉटम लाइन नंबर्स इंपैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे बॉटम लाइन नंबर्स इंपैक्ट नहीं किया है, और 63% जो है पैट का ग्रोथ दिखा है। तो इसे हमें स्ट्रॉन्ग नंबर्स कह सकते हैं। जागरण प्रकाशन और क्विक हील टेक भी थे आपके कैश बाजार से, जो उन्होंने बहुत एक अच्छा नंबर्स दिया है। जागरण प्रकाशन में लगभग 39% का अपटेक देखने मिला है उनके टॉप लाइन नंबर्स पे। और याद रखिएगा कि जो डिमांड है मीडिया की और एडवर्टीजमेंट से, जैसे आपकी थीम अनलॉकिंग हो रही है, तो इस पे जो है सारे प्रिंट मीडिया स्टॉक्स भी रहेंगे फोकस में आज दिन पे। क्विक हील टेक भी था जिसमें 24% का ग्रोथ और इजाफा देखने मिला है आपके टॉप लाइन ग्रोथ पे। थोड़े वीक नतीजों के भी बात कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली जो है बेसिकली आपके जो कमोडिटी की राइज हुई है उसके कारण इम्पैक्ट हुए। तो कांसाई नेरोला के नतीजे आए थे वो थोड़े वीक थे कह सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 40% एबिटा में जो है फॉल देखने मिला है। और ओवरऑल जो रॉ मटेरियल्स है तो उसमें भी जो है प्रेशर जो है प्राइसिंग का बना रहेगा, मैनेजमेंट ने कहा है। उसके अलावा सीएट रहेगा टायर कंपनी फोकस में, उनके भी जो है मुनाफा में ऑलमोस्ट 77% का डाउनटिक देखने मिला है। तो ओवरऑल जो है ये जो कंपनीज है स्पेशली जो रॉ मटेरियल्स पे बहुत जो भरोसा रखते हैं और उनके जो इनपुट प्राइसेस राइज हुए हैं तो उनमें प्रेशर बनेगी, वो होंगी आपके कांसाई नेरोलैक और सीएट दिन की ट्रेड में। तो ये ओवरऑल जो है अर्निंग्स का हमें पिक्चर मिला है आज। बिल्कुल, तो ये सारी अर्निंग्स थी। एक एक करके हमने आपको ये बताया कि इनलाइन कौन से थे, कमज़ोर कौन से थे और स्ट्रॉन्ग नंबर्स आज कौन से थे। तो इस लिहाज से आप स्टॉक्स पर नज़र रख सकते हैं। लेकिन अशरफ, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स आज कौन कौन से हैं? वाले शेयर्स में सबसे पहले फोकस रहेगा एचडीएफसी बैंक का। सीसीआई ने जो है एचडीएफसी अर्गो की जो हिस्सेदारी खरीदने की जो अधिकरण मंजूरी कर दी है वो लगभग 5% स्टेक पे है। भारतीय एयरटेल भी फोकस में रहेगा टेलको स्पेस में। एक टाइप से जो उन्होंने ऑप्शन ली थी डेफरमेंट करने के लिए जो स्पेक्ट्रम चार्जेस के, वो 4 साल का ले चुके हैं। आयशर मोटर्स भी रहेगा फोकस में। शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिए हैं आपके सिद्धार्थ लाल एज एमडी एंड सीईओ अगले 5 साल के लिए। तो एक टाइप से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है स्टॉक में। अदानी टोटल गैस भी रहेगा फोकस में। अक्टूबर 28 को जो है ऑलमोस्ट 75 करोड़ डॉलर का जो फंड जुटाना है मीडियम टर्म नोट से, वो उस पर वो विचार करेंगे। और आखिर में फोकस में रहेगा सीएट। बोर्ड ने मंजूरी दे दी कि 500 करोड़ रुपए रेज होंगे
एनसीडी से। तो ओवरऑल ये सारे स्टॉक्स हमारे नज़र पे रहेंगे आज दिन के ट्रेड पे। तो यहाँ पर भी नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब आप आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आज ट्रेडिंग के लिहाज से कहाँ पर कमाई आपको हो सकती है। तो दो स्टॉक्स जो आए हैं वो सेंट्रल ब्रोकिंग की तरफ से आए हैं। इसमें पहला जो स्टॉक है वो है सन टीवी। खरीदारी करने की राय देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 548 का और 580 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है कैनरा बैंक। आज नतीजे भी आने वाले हैं कंपनी के, तो यहां पर नजर रखिए। खरीदारी करने की राय होगी, 198 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट रखिए 210 का। लेकिन ध्यान रखिए कि आज कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, तो उस लिहाज से थोड़ा वॉलेटाइल यहाँ पर कैनरा बैंक में देखने को मिल सकती है, थोड़ी वॉलेटिलिटी। तो उस लिहाज से आप स्टॉप लॉस जरूर बना के चले कैनरा बैंक में। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। ये बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी ख्याति जुड़ चुकी हैं। ख्याति, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज। गुड मॉर्निंग पूजा। मैं शुरुआत करती हूँ CLSA के साथ। CLSA ने HDFC AMC पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य बढ़ाकर 3150 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। मार्केट शेयर में सुधार के लिए मैनेजमेंट काफ़ी चीज़ें कर रही है, प्लस नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं। इसके अलावा सिटी ने टेक महिंद्रा पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 1765 रुपीज़ पर शेयर का। हर पैमाने में ये इसका जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत मजबूत है और इवन जो इसके एग्जीक्यूशन है वो भी बहुत मजबूत है। टेक महिंद्रा अगर हम नेक्स्ट 2 इयर्स का देखें तो इसका EPS एस्टिमेट 2 से 3% तक बढ़ सकता है। JP मॉर्गन ने ICICI बैंक पर ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 825 रुपीज़ पर शेयर का। अच्छे नतीजे और एसेट क्वालिटी के वजह से इसके नतीजे बहुत ही अच्छे आए हैं और इसके वजह से अपॉर्चुनिटी बहुत है। रिटेल SME के योगदान से इसका लोन ग्रोथ ऑलमोस्ट 17% का था। CLSA ने इंडस टावर पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 340 रुपीज़ पर शेयर का। दूसरे तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर हैं और मजबूत बैलेंस शीट और कैश फ्लो है। JP मॉर्गन ने इंडस टावर पर ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 340 रुपीज़ पर शेयर का। बिल्कुल, तो दो रिपोर्ट्स आई हैं इंडस टावर्स पर, CLSA और JP मॉर्गन की, और दोनों ही 340 का लक्ष्य। जी चलिए ख्याति, बहुत बहुत शुक्रिया ये डिटेल्स देने के लिए। तो इंडस टावर्स पर दो रिपोर्ट आई हैं, CLSA की और JP मॉर्गन की। तो यहाँ पर आज आप नजर रखिए। इसके अलावा और भी कुछ रणनीति देख लेते हैं। कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती जुड़ चुकी है। वंदना, गुड मॉर्निंग। बताया आज कमोडिटी मार्केट कैसा लग रहा है आपको और क्या रणनीति अपनाने की सलाह देंगे आज? गुड मॉर्निंग पूजा। कमोडिटीज में अगर आप देखें पूजा तो रिस्कियर एसेट्स में भी यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग और साथ में हमने देखा बुलियन काउंटर में भी बाइंग कंटिन्यू होते हुए। एक फेस्टिव सीजन का यहाँ पे एक डिमांड है और साथ में जो लोअर लेवल बाइंग थी वो वहाँ पे काफी बढ़िया बनी गोल्ड और सिल्वर में। मेरे ख्याल से आज हो सकता है कि ओपनिंग थोड़ा सा करेक्शन के साथ यहाँ पे शुरुआत हो, लेकिन इंटरनेशनल गोल्ड जो है वो $1800 के ऊपर यहाँ पे स्टे कर रहा है, तो मेरे ख्याल से बाद में बाइंग रिटर्न आ सकती है। 48,250 के लेवल पे एक बार बाइंग करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली प्राइसेस 48,600 की तरफ जा सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 48,100 का लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ सिल्वर है। सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि बाइंग थोड़ी सी कंटिन्यू रहेगी। 66,200 की करीब बाइंग बनती है यहाँ पे। 66,800 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा सकते हैं 65,900 का। और रिस्कियर एसेट्स में मुझे लग रहा है कि कल ऑलरेडी नेचुरल गैस में बहुत बड़ी मूव आ गई है, तो वहाँ पे थोड़े करेक्शन के बाद ही बाइंग आएगी। लेकिन क्रूड लग रहा है कि एक बार जो 6500 का जो एक रेजिस्टेंस है वहां तक की कमोडिटी जा सकती है और सप्लाई साइड डिसरप्शंस काफी यहाँ पे बन रहे हैं। 6350 के लेवल पे एक बार बाइंग करनी होगी क्रूड में। 6500 का टारगेट रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा वो होगा 6275 का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना ये सारी रणनीति सुझाने के लिए। तो क्रूड, गोल्ड और सिल्वर तीनों में ही खरीदारी करने की राय, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं।
लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी बड़े डेवलपमेंट्स पर फोकस कर लेते हैं। आईपीएल की 2 नई टीमों की घोषणा हो चुकी है। इसमें आरपीएसजी ग्रुप को लखनऊ टीम की फ्रेंचाइजी मिली है, वहीं सीवीसी कैपिटल को अहमदाबाद टीम की फ्रेंचाइजी मिली है। दुबई में 2 नई टीमों के लिए बोलियां लगाई गई थी और इन 2 नई टीमों के साथ ही अब आईपीएल के जो अगले सीजन है उस टीम की संख्या अब 10 हो चुकी है, यानी कि 10 टीम अब आईपीएल खेलेंगी। तो पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी। उत्कर्ष, बताइए, बीसीसीआई ने जो इन 2 टीमों के ऑक्शन किया है उससे उम्मीद जताई है कि और ज़्यादा कमाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, री एंट्री है और री एंट्री एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। अगर आप पहली साइड से देखेंगे तो आपको री एंट्री मिलेगी फ्रेंचाइज की, दूसरी तरफ से देखेंगे तो री एंट्री मिलेगी ग्राउंड की और स्टेट की। अगर आप पहले गुजरात लायंस करके टीम आई थी तो आपको अहमदाबाद अब एक टीम मिली है और उसकी जो ओनरशिप है वो आयरेला कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो सीवीसी पार्टनर्स हैं उनके पास गई है। दूसरी जो री एंट्री है वो है आरपीएसजी ग्रुप की। और जिन लोगों को शायद याददाश्त नहीं आ रही है तो मैं उनको याददाश्त में दिला दूं, जो राइजिंग पुणे सुपर जायंट थी महेंद्र सिंह धोनी की, जब 2 साल चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स नहीं खेला था तब जिस टीम जो राइजिंग पुणे सुपर जायंट थी वो संजीव गोयनका आरपीएसजी ग्रुप की टीम थी। उनको आता है किस तरीके से टीम्स को बनाना है, खेलना है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। बल्कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में बहुत खराब नहीं किया था, दूसरे ही साल में अच्छा करा था उस टीम ने। तो एक बात साफ है कि जो वैल्यूएशंस आपको दिखा रहे हैं वो एक बात कि जो ब्रांड आईपीएल है वो बढ़ता जा रहा है। जब शुरुआत हुई थी तो पूरा गेम 1 बिलियन का था, आज एक टीम 1 बिलियन की है। शुरुआत में 300, 400, 500 करोड़ में टीमें बिकी थी 2008 में, आज 7,000 करोड़, 5,000 करोड़ में टीमें बिक रही हैं। तो एक बहुत बड़ा थम्सअप है ये पूरी प्रोसेस के लिए, बहुत बड़ा थम्सअप है जो आईपीएल ब्रांड है। जो कई अक्सर सवाल उठते रहते हैं कि अब क्या आईपीएल की उस तरीके की डिमांड है मार्केट में या नहीं, उसका आपको एक जवाब मिल जाएगा। एक क्रिकेट और आईपीएल इस समय हिंदुस्तान में बढ़ ही रहा है, ना स्टैग्नेंट हुआ है और ना ही कम हो रही है उसकी डिमांड। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो 2 नई टीम मिल चुकी है आईपीएल को। बता दें कि अदानी ग्रुप ने भी इसमें हिस्सा लिया था लेकिन वो कोई टीम नहीं जीत पाई है, कोई भी बोली नहीं जीत पाई है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और कंपनी टेस्ला पर फोकस करते हैं। टेस्ला का जो मार्केट कैप है वो अब 1 लाख करोड़ के पार निकल चुका है। दिग्गज एंटरप्रेन्योर एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने ये नया रिकॉर्ड बनाया और अभी तक इस मुकाम तक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और अल्फाबेट जैसी कंपनियों ने ये मुकाम हासिल किया था। दरअसल कार रेंटल कंपनी हर्ट्ज से मिले 1 लाख कारों के ऑर्डर के बाद टेस्ला के शेयर में हमने देखा कि शानदार तेजी देखने को मिली और 12% से ज़्यादा उछाल देखा गया। इस ऑर्डर के बाद एलन मस्क की वेल्थ में एक दिन में ही 36 अरब डॉलर का उछाल देखने को मिला है और एक दिन में किसी बिजनेसमैन की संपत्ति में ये सबसे बड़ा उछाल था। एलन मस्क की अगर नेटवर्क की बात करें तो अब तक करीब करीब 290 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। चलिए, फिलहाल गुड मॉर्निंग स्वदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।